जय हिंद दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ यह बेहद इम्पोर्टेंट है। बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह जो इस बैच का जो मेन टारगेट है, इस बुक का जो मेन टारगेट है ये है 2023 का यूपीएससी और सीएससी का जो स्टूडेंट है उसके लिए यह बेहद इम्पोर्टेंट है। जो बीच से भी पढ़ाई करना चाहते हैं या जो ग्रेजुएशन स्टार्ट से ही पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए यह बेहद इम्पोर्टेंट है। जो ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग पॉइंट से जो अपना यूपीएससी और सीएससी का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए यह बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यह जो है क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, इसमें देखते हैं कि पार्ट 2 में है क्या। पार्ट 1 तो मैंने आप लोगों को पहले दे दिए हैं, अब देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। तो देखते हैं कि इसमें है क्या। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या सब, इसमें किस तरह से क्या है, इसे पूरी तरह डिफाइन करके देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसमें है क्या। इस चैप्टर का जो नाम है ग्लोब अक्षांश देशांतर, मतलब कि इस चैप्टर का जो मेन बात कहा गया है यह ग्लोब के आधार पर दिया गया है, ग्लोब को देखने के लिए दिया गया। उसके बाद है अक्षांश क्या है, अक्षांश किसे कहते हैं। उसके बाद है देशांतर, मतलब कि देशांतर को क्या क्यों लिया गया है, देशांतर के बारे में क्या है, देशांतर है क्या, देशांतर को किस तरह से पहचान सकते हैं और देशांतर का मेन मकसद क्या होता है। तो इस चैप्टर का 3 ही मेन मकसद है, ग्लोब अक्षांश देशांतर। उसके बाद इसका जो इस चैप्टर में जो फर्स्ट पॉइंट लिया गया है, इसका जो निचोड़ लिया गया है, वही निचोड़ मैं आप लोगों के बीच सिर्फ रखना चाहूँगा। यह निचोड़ जो है इसका अगला जो है ये है अक्ष, मतलब कि अक्ष किसको कहेंगे, अक्ष है क्या, अक्ष को कितने भागों में बांटा गया, अक्ष कितने हैं, ये सारे इसमें देखेंगे। उसके बाद है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त है क्या, विषुवत वृत्त कैसे काम करते हैं, विषुवत वृत्त का क्या काम है, विषुवत वृत्त का मतलब क्या होता है, सारी के सारी जानकारी इसमें हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद अगला कि इसमें जो है तीसरा पॉइंट जो है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। अक्षांश मतलब होता है समांतर, अक्षांश मतलब होता है समांतर रेखा का जो दिया गया है, समांतर रेखा जो लिया गया है वह किस लिए लिया गया है या वह क्यों लिया गया है उसके लिए है। तो यह है अक्षांश, मतलब कि कोष्ठ में दिया गया है, इसी का मतलब होता है समांतर रेखाएं। उसके बाद है पृथ्वी के ताप कटिबंध, मतलब कि हमारा पृथ्वी जो है जिस पर हम रह रहे हैं वह कितने कटिबंध में बटा हुआ है, कहाँ पर ज़्यादा ठंड लगते हैं, कहाँ पर ज़्यादा गर्मी लगते हैं, कहाँ पर क्या लगते हैं, सारी के सारी जानकारी इसमें हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद है देशांतर क्या है, मतलब कि देशांतर क्या है, देशांतर का काम क्या होता है, देशांतर किस लिए है, देशांतर को क्यों उसका नाम देशांतर दिया गया और देशांतर किस लिए फेमस है, इसको इसमें जानेंगे। उसके बाद है हम मानक समय को क्या मानते हैं, मतलब कि हमारा टाइम जो है, टाइम मतलब कि जैसे 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, तो यह 12-1 को क्यों हम 12 में, 1 में या 2 में, 3 में हम 3 में बात करते हैं, तो उस समय को हम क्यों मानते हैं उसमें यह दिया गया है, सबसे अंतिम पॉइंट है। तो यहाँ तक तो देख लिए कि यहाँ तक क्या है, सारी की सारी जानकारी एक एक करके हम देखेंगे और एक एक करके सारी की सारी एक एक करके इसमें हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे और एक एक पॉइंट को हम पूरी तरह से डिफाइन करके देंगे आप लोगों के बीच। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे साथ पूरी की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप लोग अंत तक नहीं रहिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कि यह कुछ नहीं है और अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखते रहें कि इसमें है क्या और क्या नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि अक्ष क्या है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि अक्ष है क्या, अक्ष किसे कहते हैं, यह है क्या, इसे पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। अक्ष वो बिंदु है, मतलब कि अक्ष वो बिंदु है जहाँ पर दोनों सुई का जो होता है, दोनों सुई जो होता है इसे ही अक्ष माना जाता है। मतलब कि यह जो दोनों सुई है यह अक्ष माना जाता है, इसलिए इसे अक्ष माना जाता है यहाँ, क्योंकि यह पृथ्वी जो है इस अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यह घूमने वाले जगह को, पृथ्वी को, 2 मेन पॉइंट जो है, बीचला पॉइंट जो है, बीच वाला पॉइंट, वह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घुमाने वाला जो 180 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 180 डिग्री हुआ, लेकिन यह जो घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर 360 डिग्री घूमता है। लेकिन यह जो है मेन जो है, यहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर घुमाने वाला मेन पॉइंट जो है वह जो है
अक्ष कहलाता है। और वह जो है मेन पॉइंट जिस पॉइंट पर घूमता है, जैसे कि आप देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए कि जैसे ये मार्कर है, ये इसको ऐसे रख देते हैं, इसे इस तरह से घुमाते हैं तो ये तो पूरी तरह से घूमता है, लेकिन ये पॉइंट जो है नहीं घूमता। इस पॉइंट पर जो है मेन पॉइंट पर ये ऐसे कि सेम का सेम रह जाता है। इस पर जो एक नोक दे दे या कोई कील दे दे, इस पर जो ऐसे रख दे तो ये मेन पॉइंट ऐसे कि ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से चारों साइड घूमते रहेगा। पूरब से पश्चिम की ओर अगर घूमता है तो यह मेन पॉइंट जो है ऊपर से एक मेन पॉइंट इस तरह से रख दे, एक नीचे एक ऊपर से ऐसी तरह से रख दे, इस तरह से अगर रख देते हैं, इसको इस तरह से घुमाया जाता है तो यह मेन पॉइंट जिस पर रखा जाता है यह जो है अक्ष कहलाता है। मतलब कि ये जो है अक्ष के ओर, इसे अक्ष मानते हैं। ये कि बल्कि ये सुई है नहीं पृथ्वी में, ये सुई जो है पृथ्वी में है नहीं, यह जो है सिर्फ काल्पनिक रूप से दिया गया है। इसे आभास किया गया है कि पृथ्वी जो है इसी पर घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमते रहता है, एक ही जगह पर जो घूमते रहता है, जिससे दिन और रात होता है, वही मेन सुई जो है उसे अक्ष कहते हैं। जिस पर दिन और रात होता है, 24 घंटे में एक बार घूर्णन गति पूरा कर लेते हैं, तो इसी अक्ष पर घूमते हैं। जैसे कि लट्टू घूमते रहते हैं, लेकिन उसका जो मेन सुई होता है लट्टू का, नीचे वाला या ऊपर वाला, वह एक ही जगह पर घूमते रहता है, लेकिन वह पूरा चारों साइड घूमता है, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट होता है वह बीच में एक जगह अटका रहता है। तो वह अटके वाले जगह जो है यह अक्ष कहलाता है। ये अक्ष समझ गए, अक्ष क्या है। अक्ष के बाद देखते हैं कि अगला क्या है। अब देखते हैं कि विषुवत वृत्त है क्या, मतलब कि विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। उस पॉइंट में मेन पॉइंट ये भी था कि विषुवत वृत्त है क्या। मतलब विषुवत वृत्त उसे कहते हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसे ही विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत वृत्त इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो है पृथ्वी तो ऐसे गोल है, और गोल होने के कारण पूरी तरह से यह जो बीच में है, बीच में डॉट डॉट जो दिया गया है, ऐसा नहीं है कि यह बीच में एक ही भाग दिया गया है। यह जो है एक ही भाग नहीं है, यह दोनों भाग दिया गया है। यह दोनों भाग होने के कारण यह एक वृत्त का रूप ले लेता है, जैसे इसीलिए इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यह जो है विषुवत रेखा भी कहते हैं क्योंकि यह बीच बीच में दिया गया है। तो एक साइड से अगर देखते हैं तो एक ही साइड का दिखाई देगा, दूसरा साइड का नहीं दिखाई देगा। तो एक ही साइड के कारण इसे एक रेखा का दिया गया है, इस रेखा के कारण इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। लेकिन अगर इसे थोड़ा इधर झुका करके देखते हैं, जैसे इस ग्लोब को इधर झुका करके देखते हैं, तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो यह जो है विषुवत वृत्त इसलिए कहा गया है। तो अब जो है विषुवत वृत्त है क्या। विषुवत वृत्त वो वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है विषुवत वृत्त ये हुआ बीच वाला, इसे जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिए। मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में इसे पूरी तरह से बांट दिए। यह जो है उत्तरी ध्रुव में जो है, मतलब उत्तरी गोलार्ध ये हुआ उत्तरी गोलार्ध ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत भी आते हैं, जो ये कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरते हैं, भारत भी आते हैं। तो ये विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो है पृथ्वी को एक तो 2 भागों में बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि पृथ्वी को जो है अगर बीच से खोल दिया जाए तो यह जो है उत्तरी गोलार्ध में आधा कट जाएगा, आधा जो है निचली गोलार्ध में कट जाएगा, आधा उत्तरी गोलार्ध और आधा निचली गोलार्ध में। यह जो है विषुवत वृत्त इसी के मध्य में सूर्य का जो है आना जाना ज़्यादातर बना रहता है। यहाँ पर जो है बीच में अफ्रीका ऐसे देश आते हैं जहाँ पर देखते होंगे कि लोग ज़्यादा काले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे भीषण गर्मी होते हैं। 52 डिग्री, 55 डिग्री, 57 डिग्री ऐसे वहाँ का तापमान हो जाता है। लेकिन यहाँ तक तो विषुवत वृत्त देख लिए कि विषुवत वृत्त क्यों है, क्योंकि यह जो पृथ्वी को जो है, यहाँ तक तो देख लिए कि विषुवत वृत्त है क्या। विषुवत वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाला एक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं, इसीलिए इसे विषुवत वृत्त का नाम दिया गया है, क्योंकि विश्व को 2 भागों में बांटते हैं। और यह जो है एक काल्पनिक वृत्त है, ये नहीं कि इसे बांट दिया जाए या बांटा हुआ है या खींचा हुआ है, इसे काल्पनिक रेखा के तौर पर खींच दिया गया है, जो पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक 2 भागों में काटा जा सकता है। तो पृथ्वी एक भाग उधर और एक भाग इधर रहेगा। तो यहाँ तक तो पूरी तरह से देख लिए। यह जो है कर्क, ये जो है ये कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो यहाँ तक पूरी तरह से विषुवत वृत्त समझ में आ गया होगा। विषुवत वृत्त को समझने में कोई तकलीफ नहीं आया होगा।
मेरी समझ से। अब अगला है महत्वपूर्ण अक्षांश, मतलब समांतर रेखाएं। यहाँ पर देख लीजिए कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिए, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिए। तो ये जाहिर सी बात है कि अब जो कोई भी अगर अक्षांश समांतर रेखाएं कोई भी चलती है तो इसी के अनुरूप चलेगा। ये नहीं कि इधर से चलेगा, ये नहीं कि इधर से चलेगा। जो एक बराबर भागों में बांट दिए हैं, जो एक काट दिए हैं, जैसे ये काट दिए हैं, बराबर भागों में काट दिए हैं, तो इसी के अनुरूप चलेगा, इसी के अनुरूप चलेगा। ये नहीं कि ऐसे चलेगा। तो इसी के अनुसार अगर ये समांतर रेखाएं चलते हैं, उसी को काटने के लिए चलते हैं, तो इसी के अनुरूप दूसरा जो समांतर रेखा खींचा जाएगा वो इसी के अनुरूप खींचा जाएगा, दूसरे इसी के बराबर में खींचा जाएगा। तो दूसरा जो समांतर रेखाएं हैं वह एक है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा। मतलब कि ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है। इसे महत्वपूर्ण इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इससे न सूर्य इधर आते हैं न ही इधर आते हैं, यह इसी के अंदर में रहता है। अगर आगे से आगे जाएगा, जैसे कि हमारे देश अगर भारत में अगर ठंडी पड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि सूर्य जो है मकर रेखा की ओर चला गया है, मतलब कि मकर रेखा के अंतिम में चला गया है। उसके बाद जो अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रहे हैं, पूरे गर्मी पीक पर है, इसका मतलब है कि मकर रेखा पर आ गए हैं। तो इसी कारण से यह मेन समांतर रेखा खींचा गया है, यह इसे मुख्य समांतर रेखा कहा गया, मतलब कि महत्वपूर्ण अक्षांश, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण दिया गया है। उसके बाद ये सब तो है, वैसे ये जो शीत कटिबंध के लिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन ये जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बीच में सूर्य अपना कार्य करता है, इसी के बीच में, और यह जो है इसी में ज़्यादातर गर्मी होते हैं। इस कारण से इस बीच में जितने सारे देश आते हैं उसमें जो लोग होते हैं पूरी के पूरी तरह काले होते हैं, और पूरे से वहाँ पर पूरे काला तरह होता है, भैंस की तरह होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह मेन महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश है, तो महत्वपूर्ण अक्षांश होता है कितना डिग्री का होता है, यह कैसे है इसे देखते हैं कि यह कितने डिग्री का होता है। मतलब कि कोई तो इसका एंगल होना, जैसे ये 90, इसका हो गया 90, तो 90 के बाद ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, देखते हैं कि इसका कितने डिग्री पाते हैं। ये जो होता है ये होता है 23.1/2 भाग, ये होता है 66.1/2, ये तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि ये होता है 90। ये भी जब ये समांतर रेखाएं ये उतना है, जितना नीचे है तो उतना ऊपर भी होगा, 23.1/2, उसके बाद 66.1/2, ये होगा 90। मतलब कि ये महत्वपूर्ण है, मतलब कि ये दोनों ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके बाद जो मेन महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको भी माना जाता है, ये 90 को भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर से आते थे, देखिए यहाँ पर शून्य लिया जाता है, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर। अगर इसको पूरी तरह से जोड़ दे तो यहाँ पर 90 हो जाता है, पूरी आते 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 यहाँ पर 90 पूरा जाता है, फिर इसके आते आते यहाँ पर 90 पूरा दिया जाता है। तो उसके बाद मेन जो है ये है महत्वपूर्ण अक्षांश, ये जो पूरी तरह से यहाँ पर शीत कटिबंध के लिए माना जाता है, ये भी शीत कटिबंध के लिए माना जाता है। उसके बाद और 90 के बाद और 4 जो लिया जाता है, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये माना जाता है, ये 4 माना जाता है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का है और ये दक्षिणी गोलार्ध का है। मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये सीधा सीधी जो है 180 डिग्री हो जाता है। जैसे इसे इस तरह से काट सकते हैं, बीचों बीच काट के उसे देखा जा सकता है कि 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। दोस्तों यहाँ तक समझ गए कि अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश क्या है, इसे पूरी तरह से समझ गए। तो अब देखते हैं कि इसका अगला क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि पृथ्वी का ताप कटिबंध, मतलब कि पृथ्वी में जो ताप कटिबंध है, पृथ्वी का जो तापमान है, कहाँ पर कितना है, कहाँ पर कितने भागों में ताप बटा हुआ है, कहाँ पर बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा होते हैं उसी का मायने होता है। तो कहाँ पर कौन ताप का ज़्यादा मात्रा है, कहाँ पर शीत कटिबंध है, मतलब कि कहाँ पर ज़्यादा ठंडा लगते हैं, कहाँ पर ज़्यादा गर्म लगते हैं, कहाँ पर क्या लगते हैं, इसे देखते हैं। तो देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये है ध्रुव का, ये है ध्रुव का, ये जो है ये हुआ कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। मतलब कि ये कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ जो है 21 जून, यहाँ 22 दिसंबर। मतलब कि अब 21 जून और 22 दिसंबर क्या है इसे जानते हैं। 21 जून को जो है पृथ्वी जो है 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर आ जाते हैं।
ये जो है सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब कि सीधा सटीक रोशनी जो होता है यह जो है कर्क रेखा पर पड़ती है। यहाँ पर पड़ने के बाद यहाँ पर जो है 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य जो है लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर जो है दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। जहाँ पर 22 जून को यहाँ पर अगर दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है तो यहाँ पर दिन बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इस भाग में उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर जो है दिन छोटा होता है और रात बड़ा होता है। लेकिन जब यही सूर्य अगर कर्क रेखा पर चले जाते हैं तो यहाँ पर दिन बड़ा होता है और यहाँ पर दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, और यहाँ पर दिन छोटा होता है और रात बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब सूर्य यहाँ पर आते हैं तो यहाँ तक रोशनी देते हैं, यहाँ तक भी आगे भी फेंकते हैं रोशनी। यहाँ पर जब आते हैं यहाँ से यहाँ तक भी रोशनी आते हैं। अगर रोशनी जब जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जब यहाँ रहे कि चाहे यहाँ रहे, चाहे कर्क रेखा पर रहे या मकर रेखा पर रहे, चाहे उत्तरी गोलार्ध में रहे चाहे दक्षिणी गोलार्ध में रहे, यहाँ पर ऊष्मा रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर ऊष्मा रहेगा ही। यहाँ पर ऊष्मा रहने के कारण यहाँ पर पूरे भाग को, ये दोनों भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध कहते हैं ये इस दोनों भाग को। जब यहाँ पर सूर्य रहते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ आते हैं, यहाँ पर रहते तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ आते हैं, लेकिन पूरा यहाँ पर हल्का ही रोशनी जा पाते हैं, यहाँ पर भी हल्का रोशनी ही आ पाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आते हैं। तो इस भाग जो है यह भाग कर्क रेखा से लेकर के ध्रुव तक और मकर रेखा से लेकर के ध्रुव तक, इस बीच में जो है तापमान और जो है सर्दी, मतलब कि ठंडी, तापमान और ठंडी दोनों पाया जाता है। तो यह उष्मा और शीत दोनों पाया जाता है, तो यह हो जाएगा शीतोष्ण। यह हो जाएगा शीतोष्ण, मतलब कि जहाँ पर शीत और उष्मा दोनों पाया जाता है ये होगा शीतोष्ण। जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ते हैं, मतलब कि ये भाग जो है ध्रुव जो है यहाँ पर केवल ठंडी ही ठंडी पड़ते हैं। यहाँ जो ध्रुव जो है केवल ठंडी पड़ते हैं, चाहे रोशनी आए कि ना आए। रोशनी आता है तो पर भी ठंडी पड़ता है, अगर नहीं आता है तो पर भी ठंडी पड़ता है। तो यहाँ पर केवल ठंडी पड़ते हैं, तो इसे कहते हैं शीत। शीत मतलब कि ये शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया शीत कटिबंध। मतलब कि शीत कटिबंध जहाँ पर ठंडी नहीं पड़ते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ते हैं, यहाँ पर गर्मी नहीं होता है, यहाँ पर इसे शीत कटिबंध कहते हैं। जहाँ पर शीत कटिबंध, जहाँ पर ठंडी ठो लगते हैं, जहाँ पर शीत और उष्मा दोनों पाया जाता है, इस भाग में इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जहाँ पर केवल ज़्यादा गर्मी लगते हैं, ठंडी भी लगते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में ठंडी लगते हैं। यहाँ का गर्मी हो जाता है, यहाँ का गर्मी का जो तापमान होता है 52 डिग्री 55 डिग्री तक चला जाता है, और यहाँ पर ठंडी जो होता है 71-72 पर चला जाता है। तो ये हो गया उष्ण, ये हो गया शीतोष्ण, और ये हो गया शीत कटिबंध। तो अब देख लिए कि पृथ्वी को कितने कटिबंध में, ताप कटिबंध में बांटा गया है। पृथ्वी पर कितने प्रकार के तापमान है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इतने प्रकार में बांटे गए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि अब अगला क्या है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि देशांतर है क्या। देशांतर है क्या, देशांतर को समझते हैं पूरी तरह से कि देशांतर है क्या। देशांतर जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो आप बोलेंगे कि आप लोग कि ये तो विषुवत रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो विषुवत रेखा जो है यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं, लेकिन देशांतर जो है यह पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। मतलब कि अगर इधर कट गया तो इधर भी तो कटना चाहिए कि यह किधर किधर है। तो यह जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, इसे ही देशांतर कहते हैं। इस देशांतर के आधार पर जो है टाइम निर्धारित किया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है। समय निर्धारित इसलिए ऐसे किया जाता है, ये जो है इसका भी जैसे विषुवत रेखा का ये 0 जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 माना जाता है। यहाँ पर भी इसका भी 0 माना जाता है, इसे भी 0 माना जाता है। इधर भी 180 डिग्री रखता है, इधर भी 180 डिग्री रखता है। मतलब कि 180 अगर दोनों को जोड़ देते हैं 360 डिग्री हो जाते हैं। 360 डिग्री पर यह घूमते हैं। अगर यह टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है, टाइम जो निर्धारित होता है, टाइम को जो है अंश में बांटा जाता है। अगर
इसको अगर बांटेंगे, अगर अंश में बांटेंगे तो अंश होता है 360 को अगर 4 से भाग देंगे, 360 को अगर 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90। 90 को जो है इसे जो अंश को जो है मिनट में विभाजित किया जाता है और मिनट को सेकंड में विभाजित करके इसे टाइम का फिक्स किया जाता है। जैसे कि कोई देश इधर से इधर तक है तो इसमें यहाँ पर कुछ टाइम होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, मतलब कि हर एक जगह टाइम अलग अलग होगा। यहाँ पर जो है इसे यामयोत्तर भी कहते हैं, देशांतर रेखा भी कहते हैं। यामयोत्तर को जो है 180 डिग्री पर लिया जाता है, यामयोत्तर के आधार पर ही टाइम निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ तो पूरी तरह समझ गए देशांतर क्या है। देशांतर को पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की ओर 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और इसी के आधार पर टाइम निर्धारित किया जाता है। तो टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है, तो पूरे देशांतर को पूरे जो घूमते हैं वो 360 डिग्री पर घूमते हैं। 360 डिग्री के आधार पर 360 जो है देशांतर रेखाएं बनाए जाते हैं। 360 को जो है 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि यह जो है 1/4 भाग है ध्रुव के 1/4 भाग, पृथ्वी के 1/4 भाग ध्रुव है। तो ध्रुव जो है यहाँ पर जो है 90 होता है, 90। तो यहाँ पर जो 1/4 भाग जो है यहाँ पर इसे अंश में बांटा जाता है। अंश को जो है मिनट में विभाजित किया जाता है, मिनट को सेकंड में विभाजित करके वहाँ पर टाइम फिक्स किया जाता है। तो इसे अब समझ गए कि यह देशांतर है क्या। अब समझते हैं कि अब अगला क्या पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि देशांतर और समय, मतलब कि देशांतर के आधार पर समय कैसे विभाजित किया जाता है, देशांतर के आधार पर किस तरह से समय बांटा जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर जो शून्य है यहाँ पर 180 डिग्री लिया गया है, यहाँ पर 180 डिग्री लिया गया है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही पृथ्वी के यह दूसरे भाग में 180 डिग्री पर सूर्य जाते हैं, 180 डिग्री पर सूर्य जाते हैं, तो यहाँ पर जो है 12 बज जाते हैं, मतलब कि 12 बज जाते हैं। और जैसे ही आगे आते हैं सूर्य जो आगे आते हैं तो 12 बजे रात्रि हो जाते हैं और 12 बजे जैसे ही आगे आते हैं वहाँ पर जो 12 बजे दिन हो जाते हैं। जैसे यह पीछे जाते हैं, पीछे जाने के बाद 180 डिग्री जैसे पीछे जाते हैं तो यह जो है 12 बजे रात्रि हो जाते हैं, 12 बजे रात्रि हो जाते हैं। मतलब 12 अगर आगे आएगा तो 12 बजे दिन होगा, अगर पीछे होगा तो 12 बजे रात्रि होगा। अगर यही लाइन में अगर 1 घंटा पीछे चलता है, मतलब कि यहाँ पर चलता है, जैसे कि यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर तो ये होगा। अगर इसी के समय में अनुसार अगर इस टाइम होगा तो यहाँ पर जो है यहाँ से अगर इस टाइम से यहाँ पर अगर सूर्य सामने होगा तो इसी के सामने यह फोकस मारेगा तो इसका टाइम किधर होगा, इधर होगा, या ना कि यहाँ पर। जैसे जैसे यह ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो इसका टाइम जो है घटते जाता है। तो ये घटने के क्रम में यह टाइम निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर जैसे अगर सीधा रोशनी मारे कारण सीधा दिखाई देगा तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, टाइम यहाँ पर पीछे होगा। यहाँ पर क्या होगा, टाइम पीछे होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम आगे होगा, यहाँ पर पीछे होगा। इसी सामने के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। और इसी पर और यह जो टाइम जो बनता है, यह जो करता है, जैसे कि यहाँ पर जो 1 घंटा में यह जो है पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूम जाते हैं, मतलब कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाते हैं। और इसे 1 डिग्री घूमने में इसे 4 मिनट का समय लगता है। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अगर 1 डिग्री घूमते हैं तो इसे 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर। यहाँ जो अक्ष दिया गया है ये अपने अक्ष पर 4 डिग्री घूम जाते हैं। यहाँ पर जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमते हैं और 1 घंटा में 15 डिग्री घूमते हैं। तो 1 घंटा अगर होते हैं, अगर 15 डिग्री पीछे होगा, यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर 15 डिग्री पीछे होगा तो यहाँ पर जो है 15 डिग्री पीछे होगा तो यहाँ पर जो है यह 1 घंटा पीछे चला जाएगा। और 15 डिग्री आगे होगा तो यह 1 आगे चला जाएगा टाइम। यहाँ पर अगर 1 बजता है तो यहाँ पर 12 बजेगा। यहाँ पर अगर 2 बजता है तो यहाँ पर 1 बजेगा, ऐसे पीछे होगा। लेकिन यही अगर यहाँ पर आते हैं तो 1 डिग्री इसका जो आगे चला जाएगा। जैसे इसके आगे आएगा तो इसका आगे चला जाएगा। और यह जो है यहाँ पर अगर 1 बजता है तो यहाँ पर 2 बज जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अपने अक्ष पर तो टाइम लेवल घटते जाता है, और जैसे ही इधर आते हैं तो टाइम लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसका अगला क्या है।